हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का ये टेस्ट डिस्कशन 11 नंबर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज 2213 वैकेंसी को लेकर के चलाया जा रहा है। 2213 बिहार दरोगा के वैकेंसी आया हुआ है। उसका अगले महीने में, अगस्त में तो नहीं लेकिन सितंबर में लगभग चांस है कि प्री का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा के साथ साथ में बीएससी सीजीएल आने वाला है। वो एक सप्ताह के अंदर बीएससी सीजीएल को नोटिफिकेशन आ जाएगा। रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, सीबीटी 2 में आने वाला है एग्ज़ाम। उसका उसमें क्या है, 40 क्वेश्चन रहेंगे। 40 क्वेश्चन का जीके जीएस का डिस्कशन कराया जाएगा। बीपीएससी 67 में आने वाला है, उसमें 150 क्वेश्चन रहता है। 150 क्वेश्चन जीके जीएस रहता है, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है। एसएससीजीडी, यूपीएससी, ग्रुप डी, इन सभी में जीके जीएस काम देने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर अगर न्यू हैं, अगर नए लोग हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए देर न करते आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। यानी पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वसा, अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड या माल्टोज। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, तो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, अमीनो एसिड में। और पाचन कैसी प्रक्रिया है, तो पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसे, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, ना कि भौतिक है ना, ना भौतिक है न रासायनिक है, दोनों मिलाकर के जरूर जोड़ देंगे तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया माना जाता है। कैसा, पाचन को भौतिक रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है। और भोजन का सबसे पहले क्या होता है, तो भोजन को जब हम निगलते हैं तो भोजन को दांत द्वारा छोटे छोटे अणु में तोड़ दिया जाता है। किसे, दांतों द्वारा। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो पाचन की शुरुआत ओरल कैविटी से होती है। मुख गुहा से, ओरल कैविटी से होती है पाचन की शुरुआत। क्वेश्चन यहाँ पूछा जा चुका है कि सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, तो ओरल कैविटी से। कहाँ, ओरल कैविटी से, मुख गुहा से होती है। और सबसे पहले किसका पाचन शुरुआत होती है, तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन की शुरुआत होती है। और वसा एवं प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, तो अमाशय में सबसे पहले मुख गुहा से किसका शुरुआत होता है, कार्बोहाइड्रेट की पाचन की शुरुआत होता है। और वसा की पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, वसा एवं प्रोटीन के पाचन की शुरुआत अमाशय में होती है ना। तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। और ओरल कैविटी में क्या होता है, तो ओरल कैविटी में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। क्या होता है, ओरल कैविटी में, मुख गुहा में क्या होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। कौन कौन, लार ग्रंथि मतलब सलाइवरी ग्लैंड। कौन, तो पैरोटिड ग्लैंड होता है एक पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड किस रोग से प्रभावित हो जाता है, तो मम्प्स नामक रोग से। किससे, मम्प्स नामक रोग से पैरोटिड ग्लैंड प्रभावित हो जाता है ना। पैरोटिड ग्लैंड किससे प्रभावित होता है, जब मम्प्स नामक रोग हो जाता है, मतलब गलफुआ जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, कान के नीचे गाल के साइड में क्या होता है, गाल फूल जाता है, इसे गलफुआ रोग कहा जाता है। और लार में क्या होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, टाइलिन और म्यूसिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम और म्यूसिन एंजाइम किस में पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। अगर बात करते हैं अमाशय की, तो अमाशय में अभी बताए थे कि अमाशय में पाचन की शुरुआत किसका होता है, तो वसा का, है ना। वसा और प्रोटीन का पाचन की शुरुआत अमाशय से होती है। और अमाशय क्या है, एक जठर ग्रंथि पाया जाता है। अमाशय में क्या होता है, एक जठर ग्रंथि पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है ना। कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जो 3 प्रकार के एंजाइम निकालता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के एंजाइम निकालता है। कौन कौन, तो पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या करता है, अमाशय से 3 प्रकार का, जठर ग्रंथि से, जठर ग्लैंड से कौन सा, 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। कौन कौन, तो पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, 3 एंजाइम निकलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। और रेनिन एंजाइम क्या करता है, तो रेनिन एंजाइम दूध को पचाता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, तो वसा को पचाता है। किसका, वसा कौन पचाता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज। और अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है, तो अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। और
छोटी आंत के बाद बचे हुए अवशेष बड़ी आंत में आता है। इसके बाद बड़ी आंत से क्या होता है, बड़ी आंत में कौन कौन सा है, रेक्टम, कोलोन और सीकम नामक से क्या होता है, मल द्वार निकल जाता है। अब बात करते हैं यकृत की। तो यकृत में क्या होता है, तो यकृत में क्या होता है, ये मतलब लीवर में क्या होता है, लीवर में वसा का पायसीकरण होता है, यानी लीवर में से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, पीत रस निकलता है ना। वसा से क्या होता है, यकृत से वसा का, यकृत क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है, जो क्या करता है, यकृत से लीवर से बाइल जूस निकलता है। और यह क्या करता है, बाइल जूस पीतरस क्या करता है, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। कौन, बाइल जूस क्या करता है, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पायसीकरण, पायसीकरण या इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन कहा जाता है ना। इमल्सिफिकेशन किसे कहा जाता है, पीत रस से जो निकलता है, यकृत से जो पीत रस निकलता है वो क्या करता है, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और इस क्रिया को पायसीकरण कहा जाता है। और छोटी आंतें पाचन के बाद भोजन क्या करता है, बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत से फिर क्या करता है, मल त्याग के द्वारा बाहर निकल जाता है। बात करते हैं भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन भी छोटी आंत में ही होता है। किस में होता है, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अगर लार ग्रंथि की बात करें तो लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। और अग्न्याशय क्या करता है, तो अमाशय प्रोटीन एवं वसा को पाचन की शुरुआत करता है। कौन, अमाशय। और पाचन की समाप्ति कहाँ होती है, तो स्मॉल स्टाइन में, है ना। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के पश्चात क्या होता है, ग्लूकोज को प्रोटीन एमिनो एसिड में तोड़ देता है, और लिपिड एसिड को फैटी एसिड में तोड़ देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार कैसा करता है, तब पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के भांति। कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अवतल लेंस और अवतल दर्पण चार तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो यहाँ किसकी बात करता है, अवतल लेंस का, यानी पानी में हवा का बुलबुला किसके व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। क्या होता है, जब किसी लेंस को क्या होता है, जब किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डाला जाता है, किसी ऐसे द्रव में डाला जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है, जिसका अपवर्तन क्या होता है, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी जो होता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेंस की फोकस दूरी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उस स्थिति में क्या होता है, इसकी प्रकृति बदल जाती है। उस स्थिति में क्या होता है, इसकी प्रकृति बदल जाती है। प्रकृति बदलने मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस के काम बराबर काम करने लगता है, और अवतल लेंस उत्तल लेंस के बराबर काम करने लगता है, ये होता है। और फिर यहाँ से अगर क्वेश्चन निकाल तो वायु का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से ज़्यादा है कम है, तो वायु का अपवर्तनांक कम होता है किससे, जल से, है ना, जल से कम, यानी जल का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, वायु का अपवर्तनांक कम होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है 2.42, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। और वेग कितना होता है, तो स्पीड वेग सबसे कम होता है इसमें, हीरा में। और प्रकाश का वेग कितना होता है, वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो वायु में प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना, 332 मीटर प्रति सेकंड, किसमें, वायु में ध्वनि का वेग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अदरक होता है, तो अदरक क्या है, तो अदरक क्या है,
तो अदरक एक तना है, क्या है? अदरक एक तना है। कैसा तना है? तो एक रूपांतरित तना है। अदरक क्या है? तो अदरक एक रूपांतरित तना है। कैसा है? रूपांतरित तना किसका रूप है? भूमिगत तना का रूपांतरित रूप है। किसका तना का? भूमिगत तना, मतलब जमीन के अंदर पाया जाता है, उसी का रूपांतरित रूप है, जिसका अंडरग्राउंड, अंग्रेजी में अंडरग्राउंड स्टेम कहा जाता है। भूमिगत तना का रूपांतरित रूप है कौन? तना। अब तना की बात करते हैं तो 4 तरह के तना होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। चारों का नाम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। पहला होता है प्रकंद। पहला होता है प्रकंद, जिसको अंग्रेजी में राइजोम बोलते हैं, है ना। दूसरा होता है कंद, जिसको अंग्रेजी में ट्यूबर बोलते हैं। तीसरा होता है शल्यकंद, जिसको अंग्रेजी में बल्ब बोलते हैं। और चौथा होता है धनकंद, जिसको कॉर्न बोलते हैं। चौथा होता है धनकंद। तो प्रकंद का उदाहरण कौन होता है? तो अदरक एवं हल्दी। राइजोम का उदाहरण कौन है? अदरक एवं हल्दी, जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है। कंद में क्या होता है? कंद का उदाहरण होता है ट्यूबर का आलू। और शल्यकंद का उदाहरण हो जाता है प्याज एवं लहसुन। और धनकंद कॉर्न का हो जाएगा ओल एवं अरबी। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर रूट की अगर बात करें तो रूट में क्या होता है? जड़ में क्या होता है? जड़ 2 प्रकार का होता है, एक मूसला जड़ होता है और एक अपस्थानिक जड़ होता है। मूसला जड़ मतलब टेप रूट। टेप रूट इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और इसको अपस्थानिक जड़ को एडवेंटेशियस रूट कहते हैं। कौन सा रूट? एडवेंटेशियस रूट। तो हम यहाँ टेप रूट की अगर बात करते हैं तो टेप रूट से ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है कि फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म जिसको बोलते हैं हिंदी में तुर्क रूप। हिंदी में फ्यूजीफॉर्म तुर्क रूप। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मूली। इसका एग्जाम्पल होता है मूली। दूसरा होता है कौन? दूसरा होता है शंकु रूप। शंकु रूप मतलब इसका आकार शंकु के समान होता है। तो शंकु रूप का उदाहरण कौन सा है? कोनिकल फॉर्म का उदाहरण कौन होता है? तो कोनिकल फॉर्म का उदाहरण होता है गाजर। इसको याद रखना है कोनिकल, क ख ग, मतलब क से याद रखना है कोनिकल। इसको शंकु में क भी है, तो क से क्या होता है? क ख के उस बाद गाजर इसका किसका एग्जाम्पल रूप है? शंकु रूप का। फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म में क्या होता है? FUSI, फ्यूजीफॉर्म। इसको बोलते हैं तुर्क रूप। तो तुर्क रूप में क्या उदाहरण क्या होगा? मूली। मुंह में क्या है? हर्षुकार दिया हुआ है, इसमें तुम में दिया हुआ है, हर्षुकार दिया हुआ है, तो ये इसका उदाहरण कितना हो जाएगा? मूली। इसको याद रखने का एक दिमागी थोड़ा सा अपने से सेंस लगाना पड़ता है, इसको किस तरह से याद रखें, है ना। और तीसरा होता है टेप रूट का उदाहरण कौन होता है? शलजम, जिसको नेपीफॉर्म अंग्रेजी में बोलते हैं। नेपीफॉर्म का उदाहरण क्या होता है? जिसको हिंदी में इसको कुम्भ बोला जाता है। कुम्भ, इसका उदाहरण हो जाता है शलजम। कौन होता है? शलजम। ये शलजम किसका उदाहरण हो जाता है? नेपीफॉर्म का। चौथा होता है टेप रूट का उदाहरण गुलाबास। गुलाबास एवं मिराबिलिस किसका उदाहरण है? तो ये सभी मूसला जड़ का ही उदाहरण है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो पारा। पारा का क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है, इसका पारा का। अब पारा कैसा है? तो पारा धातु के साथ क्या करता है? पारा धातु के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अमलगम बनाता है। कौन बनाता है? अमलगम बनाता है। कौन? पारा। पारा एकमात्र धातु है जो रासायनिक प्रतिक्रिया करके अमलगम बना लेता है। लेकिन अपवाद में क्या है? अपवाद में अगर नाम दे तो सीसा, लोहा, टंगस्टन, प्लेटिनम, ये सभी क्या करते हैं? इसके साथ अमलगम नहीं बनाता है। पारा की बात करते हैं तो पारा हमेशा कैसा अवस्था में रहता है? तो पारा हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। देखते हो थर्मामीटर में पारा भरा जाता है, वो कैसा है? एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। कैसा? लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। अब पारा ऊष्मा कैसा है? तो पारा ऊष्मा का सुचालक है। कैसा है? सुचालक है, पारा ऊष्मा का सुचालक। लेकिन पारा विद्युत का कैसा है? तो पारा विद्युत का कुचालक है। पारा विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का सुचालक है। बात करते हैं धातु में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? तो धातु में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। कौन सा? चालन विधि द्वारा धातु में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोस में अगर बात करें तो ठोस में जितने भी धातु आते हैं उसमें भी चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। द्रव में क्या होता है? द्रव में ऊष्मा का संचरण क्या होता है? द्रव एवं गैस में, द्रव एवं गैस में होता है संवहन विधि के द्वारा, है ना। संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचालन होता है।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो वायुमंडल भी संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। पृथ्वी किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो पृथ्वी किस विधि द्वारा, तो विकिरण माध्यम के द्वारा गर्म होता है। पृथ्वी विकिरण माध्यम के द्वारा गर्म होता है। और निर्वात में ऊष्मा कैसे चलता है, निर्वात में ऊष्मा चालक, संवहन और विकिरण तीनों माध्यम में चलता है। तीनों माध्यम के द्वारा निर्वात में ऊष्मा का संचरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया हुआ है, प्रोटीन। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है। कैसा है, प्रोटीन। लेकिन एंजाइम एवं हार्मोन रासायनिक तौर पर से क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों क्या होते हैं, रासायनिक तौर पर प्रोटीन होते हैं। लेकिन एक प्रोटीन के निर्माण में 20 से 22 एमिनो एसिड का निर्माण होता है ना। एक प्रोटीन के निर्माण से 20 से 22 अमीनो एसिड का जरूरत पड़ता है। अतः प्रोटीन के इकाई को अमीनो एसिड कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो प्रोटीन के इकाई को अमीनो एसिड कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई को क्या कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई को ग्लूकोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और फैटी एसिड का इकाई को क्या होता है, तो फैटी एसिड के इकाई को ग्लिसरॉल कहा जाता है। क्या, ग्लिसरॉल कहा जाता है। और एंजाइम निकलता है किस ग्लैंड से, तो एंजाइम जितने भी एंजाइम हैं वो सभी निकलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से, है ना। एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी ग्रंथि से निकलता है एंजाइम। लेकिन हार्मोन क्या निकलता है, तो हार्मोन जितने भी हैं, हार्मोन सब अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से, इंडोक्राइन ग्लैंड से सभी हार्मोन स्रावित होता है। अग्न्याशय की बात करें तो अग्न्याशय कैसा है, तो अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसा है, अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्न्याशय। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत, है ना। और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर बहिस्रावी ग्रंथि की अगर बात करें तो पसीने वाली ग्रंथि क्या होता है, तो पसीने वाली ग्रंथि भी बहिस्रावी ग्रंथि है ना। पसीना जो निकलता है वो सभी बहिस्रावी ग्रंथि है। लार निकलता है वो भी बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊष्मा विकिरण जो ऊर्जा का नाम बताइए। ऊष्मा विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए। इससे पहले अगर मानने चलते हैं, इसमें अगर थोड़ा और क्वेश्चन बनाए तो इसमें क्या बन सकता है कि अमाशय, यकृत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी क्या है, अमाशय, यकृत एवं स्मॉल इंटेस्टाइन सभी बहिस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। लेकिन महिलाओं में अगर बात करें तो महिलाओं में कौन सा बहिस्रावी ग्रंथि है, तो महिलाओं में दुग्ध ग्रंथि होता है, मिल्क ग्लैंड जो होता है, और वो भी क्या है, महिलाओं में बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। और अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या हो सकता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण हो सकता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जिसको हिंदी में पराओटू या आउटू ग्रंथि कहा जाता है। और थायराइड ग्लैंड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। और पीयूष ग्रंथि की अगर बात करें तो दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। जबकि पीनियल ग्लैंड क्या है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड, जो कहाँ से निकलता है, थैलेमस में रहता है ना। थैलेमस में रहता है पीनियल ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस में उपस्थित रहता है। तो ये सभी क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रिनल ग्लैंड भी कैसा है, तो एड्रिनल ग्लैंड भी एक अंतःस्रावी का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसका ऊर्जा न्यूनतम है। तो ऊर्जा न्यूनतम है किसका है, गामा किरण, यूवी किरण या दृश्य प्रकाश या सूक्ष्म किरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सूक्ष्म किरण का क्या होता है, ऊर्जा न्यूनतम होता है। ऊर्जा न्यूनतम होता है किसका, सूक्ष्म किरण का। लेकिन गामा किरण क्या होता है, ऊर्जा अधिक होता है। गामा किरण की ऊर्जा अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विकल्प आसियान देशों के सदस्यों को दर्शाता है। तो आसियान देशों में कौन कौन सा आता है,
तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार ये भी आते हैं, लेकिन चीन नहीं आता है। इसमें चीन नहीं है तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ये भी है, लेकिन इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये भी आते हैं। तो कौन कौन सा देश इसका पहले बेसिक जानते हैं कौन कौन से इसमें आते हैं। आसियान में कौन कौन से आते हैं, तो आसियान है क्या, आसियान क्या है, तो आसियान के बारे में बताते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको बोला जाता है दक्षेस, हिंदी में दक्षेस बोला जाता है, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। क्या है, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर। किसको, बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर 1967 ईस्वी में। कैसा, 1967 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, है ना। और 1967 में स्थापना के प्रारंभ में इसके कितने सदस्य थे, तो दक्षेस के कितने सदस्य थे, तो 5 सदस्य थे। फिर बाद में 5 जुड़ गए तो 10 बन गए। तो पहले आसियान में कौन 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 से सदस्य थे, तो पहले थे इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, फिलीपींस और थाईलैंड, और कौन था एक, तो सिंगापुर, है ना। ये 5 देश कौन थे, प्रारंभ में 5 देश थे, लेकिन फिर बाद में 5 देश और जुड़ गए। फिर कौन, 5 देश जुड़ने के बाद 10 देश हो गए। तो बाद में कौन कौन सा देश जुड़े थे, तो बाद में कौन कौन सा, तो बाद में जुड़े म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और ब्रुनेई, इस 5 देश लास्ट में जुड़े। तो अभी वर्तमान में आसियान देशों की संख्या कितना है, 10, है ना। अब मुख्यालय कहाँ है, तो इंडोनेशिया में ही इसका मुख्यालय है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और इंडोनेशिया क्या है, तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। इंडोनेशिया कैसा देश है, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे, उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे, तो तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबारी थे। किसके, कृष्णदेवराय के दरबारी थे, ऑप्शन नंबर ए। और बीरबल की अगर बात करें तो बीरबल एकमात्र हिंदू था। बीरबल कैसा था, बीरबल एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म का अपनाया था। कौन, दीन इलाही धर्म का अपनाया था, कौन, बीरबल। और दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने, है ना। अकबर ने 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म का स्थापना किया था, जबकि 1583 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना किया था किसने, अकबर के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बीरबल की हत्या किसने किया था, तो बीरबल की हत्या यूसुफ जाइयों के द्वारा, किसके द्वारा, यूसुफ जाइयों के द्वारा, विद्रोह के दबाने के कारण 1580 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बीरबल का मूल नाम क्या था, तो बीरबल का मूल नाम महेश दास था। और तेनालीराम क्या थे, तो कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज में से एक थे। एक होता अष्टदिग्गज, एक होता अष्टप्रधान। तो अष्टदिग्गज कौन थे, तो कृष्णदेवराय के 8 कवियों के समूह को जो अष्टदिग्गज कहा जाता है। और अष्टप्रधान पेशवाओं के 8 समूह थे, उनको अष्टप्रधान कहा जाता है। एक होता नवरत्न, तो नवरत्न 2 थे, 2 कौन कौन, तो अकबर के 9 नवरत्न थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के भी 9 नवरत्न थे। 3 सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 51 के ए में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 51 के ए में मूल कर्तव्य का वर्णन है। तो अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है 86वें संविधान संशोधन के तहत 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। कैसा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, कैसा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है ना। अनुच्छेद 21 ए में क्या कहा है, 86वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया है। 51 के ए में क्या है, तो मूल कर्तव्य का चर्चा किया गया। इसको जो कब जोड़ा गया था, तो 51 के ए में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था किसे, मूल कर्तव्य को। और 39 के ए में क्या है, तो 39 के ए में एक समान गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देना, है ना। एक समान
गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना किसमें, अनुच्छेद 39 का ए में कहा गया है। और 48 का ए में क्या गया है, तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में कहा गया है। अब बात करते हैं तो मूल कर्तव्य, तो जो मूल कर्तव्य था वो किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो जो मूल कर्तव्य था तो 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। किसके, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। और मूल कर्तव्य कितने थे, तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां मूल कर्तव्य कौन था, तो 11वां मूल कर्तव्य तो 2002 में जोड़ा गया था। कब, तो 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें क्या कहा गया था, तो लोकसभा के कार्यकाल को कितना 5 साल से 6 साल बढ़ा दिया गया था। 42वें संशोधन में क्या हुआ था, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या कहा, इसको लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से 6 साल बढ़ा दिया गया। राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद के क्या किया गया, तो मंत्रिपरिषद के बात को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, यानी राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद कह दिया वो बात मानना पड़ेगा। और संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, 4 शब्द जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। किस शब्द के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत ही ये 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। और राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य सूची के 5 विषय से निकालकर क्या किया गया था, तो राज्य सूची से 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। और ये 5 विषय कौन कौन थे, तो ये 5 विषय शिक्षा कौन थे, 5 विषय में कौन कौन थे, तो पहला था शिक्षा, दूसरा था जनसंख्या, तीसरा था वन जीव अभ्यारण्य, और चौथा था पुलिस प्रशासन, और 5वां था मापतौल। ये सभी क्या थे, तो पहले राज्य सूची में थे, लेकिन अब राज्य सूची से हटाकर किसे डाला गया, समवर्ती सूची में। किसमें, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी यात्री फायान किसके समय में भारत आया था, तो फायान किसके यात्री समय में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, यहाँ पर प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था। और ह्वेनसंग किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसंग आया था, ये भी चीनी यात्री था। ये कब से कब आया था, तो 630 ईस्वी में आया था और 640 ईस्वी में गया था। 630 से 640 तक रहा था। फायान की अगर बात करें तो फायान की रचना है कौन, फोक्यो की। फायान की रचना कौन है, फोक्यो की। और इसमें क्या फायान ने क्या कहा था, तो गुप्त फायान के जब आया था तो उन्होंने एक फोक्यो में लिखा था कि गुप्तकालीन की अर्थव्यवस्था जो थी वो दयनीय हो गई थी। गुप्तकालीन की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी, दयनीय हो गई थी। उसमें क्या होता था, तो वस्तु विनिमय के लिए क्या होता था, कौड़ी का प्रयोग होता था। तो वस्तु विनिमय के लिए क्या होता था, कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। पहले आज रुपया चलता है, पहले कौड़ी का इसको प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं तो ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग की रचना कौन सी है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, तो ह्वेनसांग की रचना है सीयू की ह्वेनसांग की रचना है, और फोक्यू की फायान की रचना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। और अब्दुल रजाक की रचना का नाम क्या है, तो अब्दुल रजाक की रचना का नाम है मतला ए शाही। मतला ए शाही किसका नाम रचना है, तो अब्दुल रजाक का रचना है मतला ए शाही। यह भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और ह्वेनसांग को और क्या नाम से जाना जाता है, तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, आधुनिक शाक्य मुनि और नीति का पंडित, ये सभी किसको आ जाता है, तो ह्वेनसांग को ये सब उपाधि दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, तो किस संविधान संशोधन के तहत, तो 61वां संविधान संशोधन। कब, 61वां संविधान संशोधन के तहत, ये कब हुआ था, 1989 में, है ना, 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, मतदाता की उम्र, वोट देने का उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। कितना, 18 वर्ष कर दिया गया था। और 42वां में क्या किया था, तो 42वां में 1976 में
इसे लघु संविधान कहा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था बहुत सारा, इसे संविधान में संशोधन वजह से लघु संविधान कहा जाता है। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। 1978 में इसमें क्या हुआ था? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कहाँ रखा गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया किसके? 44वें संविधान संशोधन के तहत। और इसको कहाँ रखा गया? तो इसको वैधानिक मान्यता दिया गया। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में पहले था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। पहले संपत्ति अधिकार किस में था? तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मूल अधिकार था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया और 300 के क में, अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। इसको वैधानिक मान्यता दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? तो इसके तहत और क्या किया गया था इसमें? तो लोकसभा के कार्यकाल को जो 6 साल था उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। 42वां में क्या था? लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष का गया था, लेकिन 44वां में 6 साल से फिर 5 वर्ष कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया? और तो 44वां के तहत राष्ट्रपति के फैसले को एक बार दोबारा पुनर्विचार करने के लिए, एक बार और निर्णय लेने के लिए दिया गया। यानी राष्ट्रपति एक बार पुनः निर्वाचन फैसले को एक बार देता है तो पुनर्विचार कर सकता है। ये सभी 44वें के तहत हुआ था, है ना। अब 52वें में क्या हुआ था? तो 52वें संविधान 52वें में तो 1985 में हुआ था। कब? 1985 में। ये 1985 में इसके तहत क्या किया हुआ था? तो ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और इसमें दल बदल अधिनियम पारित किया गया। दल बदल अधिनियम किसे है? तो 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया और इसे दल बदल निरोध कानून कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद संकल्प करने के लिए किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो राज्यसभा के द्वारा, है ना। इसके द्वारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति में, यानी उपराष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो क्या होता है? महाभियोग पारित किया जाता है ना। महाभियोग नहीं बल्कि महाभियोग जैसा प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो भी कहाँ होगा? राज्यसभा में होगा। क्यों होगा राज्यसभा में? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है ना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कैसा होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए उसको हटाने के लिए सबसे प्रस्ताव कहाँ लाना पड़ेगा? तो राज्यसभा में लाना पड़ेगा, है ना। और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पारित कर सकते हैं, महाभियोग की शुरुआत कर सकते हैं। और महाभियोग की अवधारणा कहाँ से लिया गया था? महाभियोग यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? महाभियोग यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायती राज से संबंधित संविधान 73वां संविधान संशोधन विधेयक अपनी संपत्ति किस समिति ने प्रकट की थी? तो इसका हो जाएगा संयुक्त संसदीय समिति ने। पंचायती राज से संबंधित संविधान 73वां संशोधन विधेयक पर अपनी समिति किसने प्रकट की थी? तो संयुक्त संसदीय समिति ने प्रकट की थी। बलवंत राय मेहता ने 1957 में त्रिस्तरीय का गठन किया था, जिसमें उच्च स्तरीय पर था जिला परिषद और निम्न स्तर पर क्या था? ग्राम पंचायत, और मध्य में क्या था? पंचायत समिति। और एक थे अशोक मेहता समिति, वो द्विस्तरीय कमेटी का बैठक किया था, जिसमें कब किए थे? तो 1977 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य क्या कर सकते हैं? तो राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चयन केवल राज्यसभा नहीं कर सकता है, बल्कि लोकसभा भी यहाँ हिस्सा लेता है। हाँ, धन विधेयक पर रोक कौन लगा सकता है? तो केवल लोकसभा कर सकता है। राज्यसभा का केवल 14 दिनों तक रोक सकता है, लेकिन रोकने के बाद वो पारित करेगा या नहीं करेगा फिर भी धन विधेयक पारित माना जाता है। तो इस पर तो राज्यसभा का कोई हक नहीं है, लेकिन राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय महत्व घोषित कौन कर सकता है? तो केवल राज्यसभा ही कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर बात करते हैं कि संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कौन कानून बनाता है? तो संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, लेकिन राज्य सूची में केवल राज्य सरकार पर कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में केंद्र प्लस राज्य दोनों सरकार कानून बनाता है। और समवर्ती सूची बताया था किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। और अवशिष्ट सूची पर कौन कानून बनाता है? तो केंद्र
केंद्र सरकार अवशिष्ट सूची पर कानून बनाता है। और केंद्र सरकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट सूची कनाडा के संविधान से लिया गया है। किससे? कनाडा के संविधान से अवशिष्ट सूची लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री कैसे बना जाता है? तो प्रधानमंत्री कैसे बना? निर्वाचन के द्वारा, मनोनयन के द्वारा, या नियुक्ति के द्वारा, या तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिया गया है, तो इसको आंसर हो जाएगा सी, नियुक्ति के द्वारा। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो नियुक्ति के द्वारा, यानी इनका नियुक्ति होती है, जबकि निर्वाचन इनका नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन इनकी क्या होता है? नियुक्ति होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इसे बहुमत दल का नेता नियुक्त करते हैं। बहुमत दल का नेता जो होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी गैर संसद सदस्य भी इसमें बहुमत दल का नेता हो सकता है। लेकिन अगर संसद सदस्य नहीं है, लोकसभा राज्यसभा सदस्य नहीं है, तो किसी एक सदन में 6 महीने के अंदर वो सदस्यता लेनी पड़ती है। मतलब गैर संसद सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बस उस शर्त उसे बहुमत दल का नेता होना चाहिए, और साथ में 6 महीने के अंदर किसी भी दोनों में से किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना होगा, नहीं तो उनकी क्या होता है? सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता है? तो संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के बिना, या लोकसभा उपाध्यक्ष के बिना, या उपराष्ट्रपति के बिना, या संसद सदस्य के बिना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए इसका। संसद सदस्य के बिना क्या करता है? संसद किसी भी काम में कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि संसद सदस्य 1/10 संसद का 1/10 सदस्य का 1/10 रहेगा, तभी संसद की कार्यवाही चल सकता है। और यह होता है लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर इसको विधानसभा में होता है तो 189 में कहा गया है कि विधानसभा के गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य का होना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंसुलिन के चयापचय के नियंत्रण को करता है, कौन करता है? तो इंसुलिन के चयापचय के नियंत्रण कौन करता है? तो शर्करा इंसुलिन के चयापचय को नियंत्रित करता है। अगर बात करते हैं शरीर की, तो अग्न्याशय के बारे में बताए थे। अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि मिक्स ग्लैंड है ना। और अग्न्याशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कहाँ से निकलता है? तो अग्न्याशय आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस द्वीपिका से निकलता है। लैंगरहैंस द्वीपिका से बना होता है कौन? तो अग्न्याशय। अग्न्याशय किसका बना होता है? तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस का बना होता है, जो 3 प्रकार का होता है। कैसा प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 में कौन कौन होता है? 3 में पहला होता है अल्फा सेल। पहला होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल, तीसरा होता है डेल्टा सेल। अल्फा बीटा गामा नहीं, बल्कि अल्फा बीटा और डेल्टा। तो अल्फा सेल में क्या होता है? तो अल्फा सेल से क्या होता है? ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। किसके? अग्न्याशय के अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। बीटा सेल से क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और डेल्टा सेल से क्या होता है? तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह होता है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। और इसका नाम क्या दिया गया है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है, और इसको डायबिटीज मेलिटस नाम दिया गया है। डायबिटीज मेलिटस। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? तो वेसोप्रेसिन हार्मोन कमी हो जाता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। शांति सागर अवस्थित है। तो शांति सागर कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। कहाँ? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, शांति सागर को। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है? तो चंद्रमा पर है। और चंद्रमा पर सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। और उनके साथ कौन सा यान से गए थे? तो अपोलो 11 से, है ना। अपोलो 11 यान से कब गए थे? तो 21 जुलाई 1969 को। 21 जुलाई 1969 को अपोलो यान के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के निवासी थे। और 21 जुलाई 1969 को अपोलो यान के द्वारा गए थे। और कौन कौन उनके साथ गए थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला, दूसरा थे एडविन बज एल्ड्रिन, और तीसरा थे माइकल कोलिन। इसमें माइकल कोलिन क्या था? अंतरिक्ष यान से बाहर नहीं निकला था, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज
दोनों अंतरिक्ष यान से बाहर निकले थे। विषुव प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है, तो विषुव प्रशांत मंडल क्षेत्र कैसा है, तो ये विषुव प्रशांत मंडल कैसा एक क्षेत्र है, तो निम्न दाब का क्षेत्र है। कैसा है, निम्न दाब का क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि जैसे ग्लोब पर अगर बात करते हैं तो ग्लोब में क्या होता है, तो 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक उत्तरी और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी तक क्या होता है, निम्न दाब का केंद्र कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है, निम्न दाब का केंद्र। और 0 डिग्री से 35 डिग्री लेकर के और 0 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों में इसे अश्व कहा गया है। इसे क्या कहा है, अश्व। इसे उच्च दाब का केंद्र कहा गया है, इसे उच्च दाब का केंद्र कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन शुरुआत हुआ था। और प्रथम बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में, तो प्रथम हो गया अजातशत्रु के शासनकाल में। और दूसरा था कालाशोक के शासनकाल में। दूसरा कालाशोक और तीसरा हो गया अशोक और चौथा हो गया, पहला हो गया अजातशत्रु, दूसरा हो गया कालाशोक और तीसरा हो गया अशोक और चौथा हो गया कनिष्क। लेकिन चारों से अध्यक्ष पूछता है कि इनके अध्यक्ष थे, प्रथम कौन सा बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। दूसरे बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष कौन थे, तो साबाकामी। तीसरे में कौन थे, अशोक। कहाँ हुआ था, तो तीसरे में शासक थे अशोक, लेकिन अध्यक्ष का नाम था मोगली तिसपुस। और चौथे में अध्यक्ष का नाम क्या था, तो वसुमित्र। वसुमित्र चौथे में अध्यक्ष थे। ये सभी यहाँ से बौद्ध सम्मेलन से 12 क्वेश्चन बनते। कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बनते हैं। तो 8 क्वेश्चन चर्चा कर दिया। कौन कौन, तो अजातशत्रु शासनकाल में पहला, दूसरा था कौन, कालाशोक और तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। लेकिन चारों का अध्यक्षता कौन किए थे, तो महाकश्यप पहला में, दूसरा साबाकामी, तीसरा थे मोगलीपुत्तिस और चौथा थे वसुमित्र। 4 8 क्वेश्चन बन गए। फिर अगर बात करते हैं यहाँ 4 क्वेश्चन और निकालते हैं कि कनिष्क जो चौथा महासम्मेलन हुआ था बौद्ध सम्मेलन, इसमें एक उपाध्यक्ष की चर्चा किया गया था। एकमात्र सम्मेलन बौद्ध सम्मेलन इसमें उपाध्यक्ष की चर्चा किया गया है। और कौन थे उपाध्यक्ष, तो अश्वघोष। अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और ये कहाँ हुआ था, तो अजातशत्रु सबसे पहले बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में। तो पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, राजगिरी में। दूसरा हो गया वैशाली में, तीसरा हो गया पटना में, चौथा हो गया कश्मीर के कुंडलवन में, है ना। तो यहाँ से 4 4 8 4 12 4 16 क्वेश्चन निकलता है बौद्ध सम्मेलन से। और प्रथम बौद्ध सम्मेलन में क्या हुआ था, तो आंशिक विभाजन हुआ था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन में आंशिक विभाजन हुआ था, जिसमें क्या होता है, सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना किया गया था। सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना किया गया था। सूत पिटक में क्या था, तो सूत पिटक में था कि बौद्ध धर्म के उपदेश की चर्चा किया गया है। बौद्ध धर्म के उपदेशों की चर्चा किया गया है सूत पिटक में। विनय पिटक में क्या था, तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने को लेकर के नियम बनाए गए थे, है ना। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को लेकर नियम को बनाने की चर्चा किया गया किसके, विनय पिटक में। दूसरा सम्मेलन में क्या हुआ था, तो दूसरा सम्मेलन में हुआ था स्थविरावादी की रचना किया गया था और महासांगिक की। चतुर्थ में जब बौद्ध सम्मेलन जो कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, हीनयान एवं महायान 2 शाखा में बट गया था। हीनयान एवं महायान 2 शाखा का बट गया था। और खुद कनिष्क किस यान का शाखा का अनुयायी था, तो कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था, यानी महायान शाखा को समर्थन किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किनको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रावधान नहीं है, तो किसके लिए विधि प्रावधान नहीं है, तो राज्यपाल के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, राज्यपाल के लिए कोई विधि प्रावधान नहीं है। जबकि राष्ट्रपति के लिए क्या है, महाभियोग पर जैसा प्रस्ताव पेश किया जाता है लोकसभा एवं राज्यसभा कहीं भी, और उपराष्ट्रपति के लिए केवल राज्यसभा में ही महाभियोग प्रस्ताव कर सकते हैं, महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। और मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को हम नहीं हटा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्वच्छ जल वाला तालाब की गहराई असली गहराई अपेक्षा कम दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण एकमात्र है अपवर्तन, है ना। अपवर्तन के कारण क्या होता है, असली गहराई से कम दिखाई पड़ता है, जबकि गहराई
ज़्यादा रहता है। व्यतिकरण में क्या होता है? तो व्यतिकरण में जल की बूंदों क्या होता है, साबुन के बुलबुले के समय क्या रंगीन दिखाई पड़ना, ये सब व्यतिकरण का उदाहरण है। कैसा है? व्यतिकरण का उदाहरण। प्रकीर्णन की क्या बात है? तो प्रकीर्णन के बारे में बात करें तो प्रकीर्णन में क्या होता है, सूर्य आते सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य का लाल रंग दिखाई देना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना और आसमान का नीला रंग दिखाई देना, ये सब क्या है? तो प्रकीर्णन का उदाहरण है ना। अंतरिक्ष का काला दिखाई देना, यानी अंतरिक्ष में जब जाएंगे तो वहाँ काला मतलब वहाँ अंधेरा रहता है, तो ये सब क्या है? प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी वहाँ प्रकीर्णन नहीं होने के कारण क्या होता है, अंतरिक्ष काला रंग दिखाई देता है। और इंद्रधनुष बनने के लिए क्या होता है? तो इंद्रधनुष बनने के लिए तीनों माध्यम का होना जरूरी है, अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इन सभी को जो होना जरूरी है। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होना तभी इंद्रधनुष होता है। तो इंद्रधनुष में क्या होता है, ये सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का आकार अर्धगोलाकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। किसे हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था। अब पुलकेशिन द्वितीय कहाँ के थे? तो विंध्य पर्वत को पार करके, नर्मदा नदी के पार करके हर्षवर्धन को पराजित किया था, है ना। उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था और पहला शासक था, दक्षिण भारत का पहला शासक था जो विंध्य पर्वत को पार किया और नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है ना। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे कौन? रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति के ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है कि यह नर्मदा नदी को पार करके हर्षवर्धन को पराजित किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन दरबारी से भी पूछा जाता है, रवि कीर्ति से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है दक्षिण अंडमान में। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान 3 है, एक उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। एक होता है लिटिल अंडमान। क्या होता है? एक होता है लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, एक होता है लिटिल अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। यहाँ से चैनल पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं लक्षद्वीप के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो मालदीव एवं मिनिकॉय। और 11 डिग्री चैनल कन्ना नवेरे द्वीप और अमीनी द्वीप के बीच स्थित है 11 डिग्री चैनल। और डंकन पास पूछता है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास अवस्थित। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 10 डिग्री चैनल के बारे में बात करते हैं। 10 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो अंडमान निकोबार और कार निकोबार के बीच, है ना। यानी अंडमान में कौन सा? छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल। और डंकन पास बताया कि दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। एक होता है कोको चैनल। कोको चैनल किसके बीच है? तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्तरी द्वीप और म्यांमार के बीच स्थित है। कोको चैनल उत्तरी द्वीप और म्यांमार के बीच स्थित है। ग्रेट चैनल किसके बीच है? तो ग्रेट निकोबार में है बड़ा निकोबार प्लस सुमात्रा द्वीप के बीच ग्रेट चैनल स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान के काल में विजयनगर यात्री इतालवी पर्यटक कौन था? तो इटली का पर्यटक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलो कांटी। निकोलो कांटी कहाँ के निवासी थे? तो इटली यात्री पर्यटक थे। कहाँ के? इटली यात्री। और निकोलो कांटी किसके शासनकाल में आए थे? तो भारत देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी भारत की यात्रा किए थे। फिर अगर बात करते हैं तो टॉमस रो किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। कब? तो 1615 ईस्वी में टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। टॉमस रो
और बारबोसा किसके शासनकाल में आए थे? तो बारमोसा एवं डोमिंगो पायस। बारबोसा एवं डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था, ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। एक थे बर्नियर, तो बर्नियर किसके शासनकाल में आए थे? तो शाहजहां एवं औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। बर्नियर शाहजहां एवं औरंगजेब के शासनकाल में। और अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में आए थे? तो अब्दुल रज़ाक फारस यात्री थे, फारस यात्री या देवरा द्वितीय के शासनकाल में आए थे। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस यात्री अब्दुल रज़ाक, जबकि निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे, है ना। और अब्दुल रज़ाक की रचना पूछता है कि अब्दुल रज़ाक की रचना क्या है? तो रचना का नाम है मतला ए शाही, मतला ए शाही, इसको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव लोकसभा में विधानसभा के द्वारा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है, या नामांकन प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्लस 12 सदस्यों को मनोनयन होता है, उन्हीं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों कैसे चुना जाता है? तो विधानसभा के सदस्य प्लस 12 मनोनयन सदस्य होते हैं, उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीक एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष हैं? तो टीक एवं साल उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ में है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ बन के, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ बन के उदाहरण है। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल के बिंदु रंग दिखते हैं, क्यों? तो बर्फ के समेत कांच के गिलास, जैसे कांच गिलास उसके बाहरी तल पर क्या होता है कि जल के बिंदु के रूप में दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो वायु की नमी के गिलास ठंडे तल के संपर्क में आकर जल के बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है वह राज्य शासित होता है किससे? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका राज्य क्या होता है? उसका शासन सीधे राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति शासन होता है, लेकिन शासन कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य में शासन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ढाका अनुशीलन समिति किस सदस्य को भोजपुरी युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने करते थे? तो रेवती नाग। रेवती नाग कौन थे? तो ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य के भोजपुर में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे रेवती नाग। और अनुशीलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त कब 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। ग्राम पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज्य सरकार चुनाव लेता है। चंडीगढ़ की अभिकल्पना किसने की थी? तो चंडीगढ़ की अभिकल्पना ऑप्शन नंबर डी ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ की स्थापना किए थे। लेकिन एक आता नेकचंद, तो नेकचंद ने रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो रॉक गार्डन की स्थापना नेकचंद ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉब चरवाक किसने किया था? तो जॉब चरवाक कोलकाता का संस्थापक। किसके संस्थापक थे? कोलकाता का संस्थापक जॉब चरवाक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर आर पार करता है तो क्या होता है? जब मान चलते हैं ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, एक जहाज क्या करता है यहाँ से चलता है और पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है, तो क्या होता है? उसको एक दिन की हानि होती है। क्या होता है? उससे एक दिन की हानि। पश्चिम से पूर्व जाता है तो उसको एक दिन की हानि होती है। यानी यहाँ जब शनिवार है तो यहाँ रविवार हो जाता है, यानी एक दिन की उसे हानि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन एक विख्यात बांसुरी वादक थे? तो बांसुरी वादक कौन थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया एक सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। लेकिन पंडित रविशंकर क्या थे? तो सितार वादक थे। पंडित रविशंकर सितार वादक, जबकि
शिव कुमार शर्मा क्या थे? तो संतूर वादक, प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। जबकि जाकिर हुसैन कौन थे? तो तबला वादक, सुप्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो जाकिर हुसैन। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे क्या जाना जाता है? तो जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे संक्रांति के रूप में कहा जाता है। क्या? इसे संक्रांति के रूप में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एपीहेलियन, अंग्रेजी में एपीहेलियन बोला जाता है। और ये होता है 4 जुलाई की घटना। 4 जुलाई की घटना को, अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अपसौर, सूर्य जब पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पहुंचता है तो उस घटना को अपसौर कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में एपीहेलियन कहा जाता है। ये घटना घटती है 4 जुलाई को, है ना। और सूर्य एवं पृथ्वी की सबसे कम दूरी कब होता है? तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को इस घटना को पेरिहिलियन या उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है कि लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड किसका किसका उदाहरण है? तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में? तो सिरका में एसिटिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस में? तो नींबू में साइट्रिक एसिड और ब्यूटेरिक में खट्टा मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद के द्वारा। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के द्वारा। लेकिन सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक। और टोटल कितने सिख धर्म हुए? तो टोटल 10 सिख धर्म हुए। और 10वें सिख कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। प्रथम थे गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरा थे गुरु अमरदास, चौथा थे गुरु रामदास, पांचवा थे गुरु अर्जुन देव, छठा थे गुरु हरराय, सातवां थे हरकिशन, है ना। हरकिशन, हरराय, हरकिशन। एक थे गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर। एक थे अर्जुन देव। तो अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? तो जहांगीर ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? तो अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दिया था। और गुरु तेग बहादुर को, सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दिया था? तो औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, विलियम बेंटिंग के काल में क्या हुआ था? तो विलियम बेंटिंग के काल में क्या हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डलहौजी के शासन में क्या हुआ था? डलहौजी सिंध विलय के सिंध विलय किसके शासन में? डलहौजी के शासन काल में हुआ था। और विलियम बेंटिंग के शासन काल में क्या हुआ था? तो न्यायालय में पारसी लिपि की समाप्ति। क्या हुआ? पारसी लिपि की समाप्ति विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। और चार्ल्स मेटकॉफ में क्या हुआ था? तो चार्ल्स मेटकॉफ में रंजीत सिंह के संधि किसके? चार्ल्स मेटकॉफ के साथ हुआ था। और एलियन बारो के शासनकाल में क्या हुआ था? पब्लिक वर्क्स विभाग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को मिलान करना है कि सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस क्या थे? तो कांग्रेस के उग्र दल के अध्यक्ष थे, यानी उग्रवादी दल के नेता थे सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? तो लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह से संबंधित थे। और बारदौली की महिलाओं ने क्या किया था? उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या थे? सरदार की उपाधि दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, हैदर अली, कृष्णदेवराय और शेरशाह सूरी, अफगान तुर्क, इनको मिलान करना है। तो हैदर अली कौन थे? तो हैदर अली युद्ध कलाएं के लिए प्रसिद्ध थे। हैदर अली युद्ध कलाएं के लिए प्रसिद्ध थे। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य के संबंध थे। और शेरशाह सूरी कौन थे? तो सड़क एवं भूमि शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के शासनकाल में क्या हो? जीटी रोड का निर्माण कराया गया था कोलकाता से दिल्ली तक का। और अफगान एवं तुर्क क्या थे? तो मकबरा एवं मेहराबों का निर्माण किए थे। अफगान तुर्क क्या किए थे? मकबरा एवं मेहराबों का निर्माण किए थे। तो ये रहा आज का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन रहा? 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। और यह अगर डिस्कशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास चलता रहेगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।